हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा इंस्टाग्राम पेज सिराज किरण 50-50 और हमारा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट लवर्स। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मेरे साथ हर वक्त हर घड़ी मौजूद रहते हैं मेरे अपने दोस्त वन एंड ओनली किरण गोयल। नमस्कार सर्व प्रेक्षकांचं, सर्व व्ह्युअर्सचं हार्दिक स्वागत आहे आमच्या इंस्टाग्राम चॅनल सिराज किरण 50-50 मध्ये। सर, एक आम्ही तुम्हाला गुरु मानतो सर, एक गुरुवंदना तुम्हाला आम्ही अर्पण करतोय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिसने हिंदुस्तानी क्रिकेट के अंदर अपनी आवाज का जादू ऐसे बिखेरा है कि आज इनके दीवाने ना ही सिर्फ मुंबई, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज के दीवाने हमें देखने को मिलते हैं। मेरी मुराद है हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिसके बिना क्रिकेट अधूरा लगता है, जिसके बिना सारा स्पोर्ट्स अधूरा लगता है, जिस शख्स ने अपनी आवाज से हिंदुस्तानी क्रिकेट को एक अलग मकाम पर लेकर आ गया, वो है वन एंड ओनली द हरीश पांड्या सर। वेलकम है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। सिराज किरण की जो जोड़ी है सिराज किरण 50-50, ये वाकई में सलीम जावेद, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, अब्बास मस्तान और गांगुली तेंदुलकर की जोड़ी की तरह अच्छा काम करती रहे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैं जिनसे आज मुखातिब हूं वो हिंदुस्तान की एक बहुत ही अजीम और मारूफ शख्सियत है। इससे पहले कि हम इनसे सवालात जवाबात के सिलसिले को शुरू करें, मेरी हम तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आज जिस शख्सियत को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे जब सवालात जवाबात हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी कमेंट्स के मुंतजिर बैठे हैं। क्योंकि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसको सुधारने का मौका आपके कमेंट से ही मिलता है और आपके कमेंट से ही हमें एक सीधी राह मिलती है ताकि हम आने वाले वक्त में अच्छा प्रयास कर सके। इससे पहले कि मैं अपने सवालात और जवाबात के सिलसिले को शुरू करूं, मैं अपने उस्ताद, अपने गुरु के सामने आज बैठा हूं और इनसे हमारे सवालात और जवाबात शुरू होंगे। एक शेर के साथ मैं सर के साथ सवालात जवाबात शुरू करूंगा। शेर ये है, किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वही रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यकीनन एक ऐसा शख्स आज हमारी स्क्रीन पर बैठा है जिसका हुनर हिंदुस्तान की तारीख में अमर हो गया है और सुनहरे अक्षरों के साथ पन्नों पर दर्ज कर दिया गया है। तो सर, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पहले सवाल का आगाज करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हरीश पांड्या सर ने अपनी एकेडमिक लाइफ कब शुरू की, कहां शुरू की और आपका एजुकेशन कहां तक था? देखिए, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मेरा जन्म मुंबई शहर का है और बोरीवली में मैं रहता हूं। मेरी पैदाइश बोरीवली की है। तो बोरीवली में शेठ गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल करके मेरे घर से एक 10 मिनट पर स्कूल है, वहां गुजराती मीडियम से मैंने तालीम ली और 1983 में मैंने एसएससी पास की और 12th में फिर मैंने चेन्नई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स अंधेरी से 12th पास किया और 1988 में बतौर कॉमर्स ग्रेजुएट मैं एक ग्रेजुएट होकर निकला और उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था। मैंने इंटर सीए पास किया। फाइनल सीए का मेरा एक ग्रुप बाकी रह गया क्योंकि हमारे वालिद साहब रिटायर हो रहे थे और मुलाजमत करने का वक्त आ गया था। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगा कि मेरे लिए घर के लिए जो है कमाना जरूरी है। तो फाइनल सीए की पढ़ाई पूरी नहीं करने का एक थोड़ा सा अफसोस जरूर है, लेकिन ओवरऑल ये इस तरह का हमारा एकेडमिक करियर रहा है भाई। ओके सर, जैसा कि आपने भी बताया कि आपने सीए की पढ़ाई करी है, ऑलमोस्ट आप सीए का फाइनल एग्जाम देते देते रह गए। तो सीए की फील्ड सर एक फाइनेंस से जुड़ी हुई फील्ड है, आप अकाउंट से जुड़े थे, आप फाइनेंस से जुड़े थे। सर, आप क्रिकेट में आपको कब इंटरेस्ट आया और आपने क्रिकेट के अंदर कमेंट्री करने का जो शुरुआत आपने की वो कब और कहां से आपको ये इंटरेस्ट पैदा हुआ? देखिए, सुनील गावस्कर मतलब हम सबके हीरो रहे हैं, कपिल देव हमारे हीरो रहे हैं। मैं सोसाइटी में क्रिकेट खेलता था जहां मैं रहता हूं आज भी। और 1983 का विश्व कप जब हमने जीता तो उसके जस्ट पहले एशियाड हुआ था भारत में।
और एशियाड के दौरान 1982 में कलर टीवी आए थे, तो हमारे घर में तो तभी कलर टीवी नहीं था, लेकिन बगल में एक कलर टीवी था और वहां पर जब क्रिकेट को देखा तो शौकिया तौर पर ऐसा लगा और गावस्कर और कपिल देव जैसे खिलाड़ियों से काफी मुतासिर हुआ। और जब बिल्डिंग में हम क्रिकेट खेला करते थे तो खेलते खेलते मैं कमेंट्री के अल्फाज गुनगुनाता रहता था, क्योंकि सुशील दोषी, डीकी रत्नागर, सुरेश सरैया जैसे जो समालोचक थे हिंदी और अंग्रेजी के, तो थोड़ा उनसे अल्फाज लेके गुनगुनाते रहता था। और ऐसा करते करते जब 1989 का वक्त आया तो एक अंडर आर्म बॉक्स टूर्नामेंट देखने के लिए हम गए थे बोरिवली में, और वहां देखते देखते, और कोई कमेंट्री नहीं थी उसमें, लेकिन देखते देखते मुझे ख्याल आया कि यार ये जो क्रिकेट चल रहा है इसके साथ अगर जैसे इंटरनेशनल कमेंट्री होती है वैसे इसके साथ अगर माइक पे कुछ जुड़ जाए तो कैसा रहेगा। और कुछ दिन बाद बोरिवली पूर्व में दौलत नगर करके एक बहुत बढ़िया वसाहत है, तो वहां पर एक अंडर आर्म बॉक्स टूर्नामेंट था और वज्रा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा वो आयोजित किया गया था। वज्रा स्पोर्ट्स क्लब को मैं मेरी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। मेरे काबिल दोस्त विमल शाह आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, लेकिन वो और उनके जो सारे कलीग्स थे वज्रा स्पोर्ट्स क्लब के, विमल, श्याम, बबलू, कोरा, भोला, ये जो कुछ हमारे दोस्त थे, रफीक, तो इन्होंने, और मेरा दोस्त था अमित, तो अमित ने मेरा तारुफ करवाया और अकॉर्डिंगली 1989 में वज्रा कप क्रिकेट प्रतियोगिता थी जहां से अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट में मैंने आगाज किया। ओके, व्हेरी गुड सर। हरीश सर, आता आपण जुन्या आठवणींना उजाला देऊया, कारण हरीश सर म्हटलं तर दिग्गज समालोचक, आणि सर आपण जाऊया सर 80च्या दशकामध्ये। सर महाराष्ट्रामध्ये 2च सुवर्णकाळ आले होते, एक शिवाजी महाराजांच्या काळीमध्ये एक सुवर्णकाळ होता आणि एक मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये एक सुवर्णकाळ होता। सर 80चं क्रिकेट आम्हाला जाणून घ्यायचे, त्या टायमाला कुठला संघ होते सर? माझ्या हिशोबाने तिलक चौक, गणेश गल्ली, ठाणे मातोश्री आणि शशी ब्राईट, सर या संघाबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं सर। टिळक चौक कल्याण म्हटलं की मोहन कदम, विवेक कदम, अनु कामत, शेखर आंबेडकर म्हणा, गुरुनाथ वैती म्हणा, जयदीप घरत म्हणा, भरपूर एकापेक्षा एक सरस खेळाडू टिळक चौक कल्याण या संघाने दिले। टिळक चौकचे खेळाडूंची एक अजून वैशिष्ट्य असं होतं की ते सर्व लेदर बॉलचे चांगले खेळाडू सुद्धा होते, म्हणजे ज्याला महाराष्ट्रामध्ये आपण सीझन बॉल म्हणतो। खरं तर तो सीझन बॉल नाहीये, सीझन हा क्रिकेटचा हंगाम आहे, परंतु ते एक आपल्या रोजंदारीच्या भाषेमध्ये तो शब्द असा आलाय, परंतु तो सीझन बॉल नाहीये, तो ऍक्च्युअली लेदर बॉल आहे। तर टिळक चौकचे खेळाडू त्यात खूप चांगले क्रिकेट खेळायचे। शशी ब्राईट म्हटलं की एकापेक्षा एक सरस, म्हणजे अर्थात रजनी म्हणा, नाबर म्हणा, जग्गू राणा म्हणा, आरके म्हणा, असे दिग्गज खेळाडू होते। अर्थात मी शशी ब्राईटचा खेळ जास्त नाही पाहू शकलो, कारण त्यावेळेला युट्यूब नव्हतं आणि मी बोरिवलीला राहत असल्या कारणाने क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट मधला माझा जो इंटरेस्ट होता तो 90च्या सुरुवातीला जास्त आला, परंतु जे काही मित्रांकडून माहिती मिळाली आणि काही दिवसापूर्वी राहुल 11 परेलच्या वतीने जे मी काय इंटरव्ह्यूज घेतले, आणि त्यात सर्वात पहिला इंटरव्ह्यू म्हणजे आरकेचा घेतला होता, राजकुमार श्रीवास्तव, शशी ब्राईटचे, तिथून समज आली की शशी ब्राईट हा संघाचा सुद्धा बोलबाला होता। गणेश गल्ली, अर्थात गणेश गल्ली म्हटलं की क्रिकेटचं माहेरघर म्हणावं लागेल। आज गणेश गल्ली सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ एवढं विख्यात आहे जगभरात, आणि गणेश गल्लीने सुद्धा एकापेक्षा एक, म्हणजे आता गोलबंड्याचं नाव पहिलंच घ्यावं लागेल, संजय पोटल्या म्हणा किंवा इतर पण गणेश गल्लीसाठी जे खेळाडू होऊन गेले, तर गणेश गल्लीचा सुद्धा दबदबा होता। आणि गणेश गल्ली आणि शशी ब्राईट भरपूर नाईट सामने एकत्र खेळायचे, तर तो एक अनडिफिटेबल असा, इनविन्सिबल ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो, असे हे संघ होते। मातोश्री हा संघ सुद्धा ठाण्यातला एक नावाजलेला त्या काळचा संघ होता, आणि याचा जोडीला भरपूर असे संघ होते, म्हणजे मोरी रोड माहीम, उत्कर्ष भांडूप म्हणा, अशोक पाटील साहेब जे माजी आमदार आहेत त्यांचा तो संघ होता, सिनिया महादेव वर्सोवा हा एक मोठा संघ होता। बोरिवलीचं म्हटलं तर सीताराम 11, नर्मदा अर्जुन कांदिवली, केम्ब्रिज म्हणा, सरोज म्हणा, सिलेक्टेड 11, गोरेगावचे हे 3 दादा संघ होते त्यावेळेला, म्हणजे असे भरपूर संघ होते। मग विक्रोलियन्स होता विक्रोळी साईडला,
त्यानंतर रेनबो वडाळाची, असे भरपूर संघ, म्हणजे मी जर नावं घ्यायला गेलो तर कदाचित आपल्याकडे वेळ कमी पडेल, पण ह्या सर्व संघांचा मोलाचा वाटा आहे 80च्या दशकामध्ये। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी जो स्टार्टिंग की जो शुरुआती तालीम है वो भी आपने गुजराती मीडियम से ही हासिल की है, तो एक गुजराती मीडियम से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाला इंसान कैसे 4-5 लैंग्वेज में महारत रखता है? आप इतनी खूबसूरत अंदाज से उर्दू भी बोलते हो, मराठी भी आप एकदम फ्लुएंट जाते हो, इंग्लिश भी आपकी वेल एंड गुड है, और मैंने सुना है कि आप कन्नड़ा लैंग्वेज भी सीख रहे हो, गालिबन सीख चुके होंगे। तो सर इसकी पीछे क्या राज है? कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी कठिन लैंग्वेज को उबूर हासिल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई मन में मुराद नहीं थी कि कोई चीज के उरूज पे मैं पहुंचूं, लेकिन बचपन से मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक रहा है। तो मेरी माताजी बताती है कि मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था तो मैं पिक्चरों के पोस्टर वगैरह पढ़ लेता था। तो गुजराती मीडियम से, हाँ, और मुझे 5th स्टैंडर्ड से मराठी लोअर लेवल का मराठी हमको तालीम दी गई थी। तो उसमें बेसिक लाइंस हुई थी, उमा ऊट, सूर्य बग, ऐसे छोटे छोटे शब्द। और फिर यहाँ पर मैं मुंबई के मराठी मानुस को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे कुछ मराठी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बोला, हरेश तुम अच्छा करो। वृत्तपत्र वाचनालय हुआ करते थे, हर सामना, नवाकाळ, लोकसत्ता, वो पढ़ के, और मराठी बातम्या, प्रदीप भिड़े करके एक बहुत ही सशक्त ऐसे उद्घोषक थे, तो उनको देख देख के मराठी भाषा मतलब मैंने सीखी। हिंदी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, विनोबा भावे साहब जो कि भूदान आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता थे, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की मैंने परीक्षाएं दी, प्राथमिक, प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय और कोविद। अब मैं रत्न और साहित्य रत्न नहीं कर पाया, वरना शायद मैं कवि या कोई लेखक होता। तो वो एक मन में वो एक मलाल है, लेकिन जब पढ़ाई चल रही थी तो स्कूल के साथ साथ ही वो किया। रहा सवाल इंग्लिश का, तो बिजनेस लैंग्वेज है, और मुझे पता था जब मैं कॉलेज में आया कि मुझे अगर आज के कंपटीशन के युग में टिके रहना है तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए बीबीसी न्यूज देख के, पढ़ के और इंग्लिश में बात कर करके इंग्लिश सीखा। और उर्दू का सवाल है तो यस, हिंदी और उर्दू ये दोनों बहनें हैं, एक माँ है तो एक मौसी है, और उर्दू और हिंदी जब साथ में मिल जाती है ना, तो जैसे गर्मा गर्म दूध के अंदर थोड़ी चीनी और केसर मिलाओ तो जो मजा आता है, वो हिंदी और उर्दू जब साथ में मिल जाते हैं ना, तब वो मजा आता है। तो उर्दू के तरफ मैंने तवज्जो की पिछले कुछ सालों से, और हमारे जो कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे मैं सीखता हूँ। इसके अलावा कुछ शेरो शायरी के जो पेजेस है फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वहां जाके मैं सुनता हूँ, और फिर जो अल्फाज है वो अल्फाज मैं लिख लेता हूँ, और वहां से उसके मायने क्या हैं उसका तर्जुमा करके गूगल में देखता हूँ, और फिर उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सके वो कोशिश करते रहता हूँ। और बाकी तो ऊपर वाले का करम है। और कन्नड़ा इसलिए क्योंकि 2010 से 2013 3 साल मैं विप्रो में जॉब करता हूँ, आज ये 17वां साल है मेरा, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। तो मेरा प्रमोशन हुआ था और 3 साल मैं बैंगलोर था, तो इसलिए वहां की स्थानिक भाषा मैंने थोड़ी सीखी है। अच्छा, ओके सर, जैसा कि हमें पता है कि हरीश पांड्या सर ने क्रिकेट के अंदर, टेनिस क्रिकेट के अंदर हो या लेदर क्रिकेट के अंदर हो, चाहे वो बिग बैश हो, रतन बुआ ट्रॉफी हो, बाली हो, 10PL हो, इसके अलावा रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफीज में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। तो ये सारी आवाजें तो आपने क्रिकेट के लिए दी, लेकिन क्रिकेट के अलावा आपने किस शोबे में, किस जगह पर कमेंट्री की है या रेडियो जॉकी किया है? वो कौन सी अदर फील्ड है सर क्रिकेट से हटकर? देखिए, रेडियो जॉकी तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं रेडियो जॉकी था, लेकिन क्रिकेट के अलावा मैंने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की, फेमस ग्राउंड रग्बी की, मैंने शूटिंग बॉल की राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समालोचन किया, और इसके अलावा
मुए थाई किक बॉक्सिंग करके एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल, जो बहुत पॉपुलर हो चला है। तो 93.5 रेड एफएम के लिए जो उनके आरजे थे जे मैन, उनके साथ मेरे को उसका ब्रॉडकास्टिंग करने का मौका आज से 3 साल पहले पोईसर जिमखाना में वो प्रतियोगिता हुई थी। आगा खान का हॉकी मुझे करने का मौका मिला। तो ये कुछ ऐसे खेल है जिसके साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला। सर, एक प्रश्नाच्या अगोदर मी तुमच्यासाठी एक शायरी लिहिलेली आहे, एक शायरी। गा सकूं वो नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं वो आवाज वो अंदाज कहाँ से लाऊं, यूं तो चांद की तारीफ करना आसान है, यूं तो चांद की तारीफ करना आसान है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अरे भाईजान, आपका दिल बहुत बड़ा है कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना कोई बड़ा मकाम हासिल किया है। मैं आज भी सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सीखते रहूंगा। गणपति बापा का आशीर्वाद है, वो मुझे कुछ न कुछ प्रेरणा देते रहते हैं और आप जैसे जो हमारे दोस्त है वो हमारे अंदर ऊर्जा भरते रहते हैं। जो भी आपने इज्जत अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी और सिराज जी। सर, जैसे कि आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि सिराज और किरण की जोड़ी ऐसी है जैसे कि 2-3 आपने बड़े बड़े नाम लिए, लेकिन सर आप उसमें एक नाम भूल गए। मैं वो याद दिलाऊं आपको, हरीश पांड्या और बाला सुब्रमण्यम की भी एक जोड़ी थी। उस जोड़ी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके जो अजीज दोस्त सर बाला सुब्रमण्यम जो गुजरे हैं, उनके साथ आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई और कितने साल तक आप साथ रहे? वैसे हम आज भी साथ हैं, लेकिन ये अलग बात है कि एक साथ कमेंट्री के मौके कम आ रहे हैं। तो बाल सुब्रमण्यम और हरीश पांड्या की जोड़ी जब तक दोनों जिंदा है तब तक रहेगी रहेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा। जय और वीरू की जोड़ी में कोई गब्बर नहीं आएगा। जी, 1994 में आवर लेडी ऑफ नाजरत चर्च भाईंदर में एक टूर्नामेंट था 50,000 रुपए का, और दीपक शाह करके एक बहुत बड़े क्रिकेटर नर्मदा अर्जुन और सीताराम के बोरीवली से हो गए। उन्होंने मेरे को एक प्रतियोगिता में सुना और बोला, हरीश भाई आप ये टूर्नामेंट के लिए ट्राई करो, मैंने बात की है। तो मैं जब वहां कमेंट्री के लिए गया तो 3 दिन का टूर्नामेंट था जहां पे बाल सुब्रमण्यम जी के साथ मेरे पहली बार मुलाकात हुई। और वो मुलाकात होने के बाद हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और लगभग 30-32 साल हमने मतलब साथ में काम किया है। 2018 में शायद हमने आखिरी बार साथ में कमेंट्री की थी, और अगर ऊपर वाले ने चाहा इंशाअल्लाह तो बहुत जल्दी साथ में भी करेंगे वो बस। लेकिन वहां हमारी वो जोड़ी बनी और कई सारे टूर्नामेंट्स में रंग भरने की हमने इकट्ठा कोशिश की, अच्छे दोस्त बने। और साथ ही में जब सतीश कुरूप जैसे हमारे एक अच्छे दोस्त एम्पायर हैं, उनके जरिए फिर हमारा नाम प्रदीप जाधव करके बहुत बड़े फेमस क्रिकेट कोच है, तो लायंस क्लब ऑफ विलिंगडन क्रेसेंट के मैदान पे जब हम रुस्तम मांडेलिया ट्रॉफी कर रहे थे, आई थिंक 1995-96 की बात है, तो प्रदीप जाधव ने हमको सुना और कहा कि मराठी में उन्होंने नीचे आके कहा, अरे तुम्ही एवढं काय ओरडता इथे, इथे ओरडायचं नाही, आकाशवाणी में ओरडा। तो फिर सतीश कुरूप के जरिए उनसे पहचान हुई और फिर हम दोनों आकाशवाणी साथ में गए और रेडियो के लिए हमने कमेंट्री की। तो इस तरह बाल सुब्रमण्यम जी के साथ एक नाता जुड़ गया। और उस समय पे 90 के दशक में क्रिकेट कमेंट्री में ज्यादा लोग आना नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं था। आज जो क्रिकेट कमेंट्री में तेजी आई है वो आईपीएल के बाद आई है, ऐसा मैं कहूंगा, और ऑफ कोर्स लाइव टेलीकास्ट आने के बाद आई है। तो उस समय ज्यादा कमेंटेटर करके करियर कोई उठाना नहीं चाहता था, लेकिन हमने पहले से तय किया हुआ था और वो जोड़ी आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, सराहा, और आशा करता हूं कि जो दुआ मेरे लिए करते हैं वही दुआ बाल सुब्रमण्यम जी के लिए भी सभी लोग करें ताकि हम आपके शुक्रगुजार रहें। मेरा ये सवाल था सर, 10PL के अंदर वसीम अकरम ने, जब आप वसीम थे तो वसीम अकरम ने आपसे कहा था कि सर आप भी एक बेहतरीन कमेंटेटर है। वो मैच हम लोग लाइव देख रहे थे सर यूट्यूब पर, और आप यकीन मानिएगा आपको कितना प्राउड हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर मुझे बहुत प्राउड हुआ था उस मोमेंट पर कि वसीम अकरम जैसा क्रिकेटर, यकीनन बहुत बड़ा, जिसको स्विंग का सुल्तान कहा जाता है,
उस शख्स ने जब आपकी तारीफ की थी तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? सच कहूं तो जब मुझे बताया गया आरिफ भाई द्वारा कि वसीम भाई आ रहे हैं और आपको उनका इंटरव्यू लेना है और आपको उनको टेनिस क्रिकेट के मुतालिक ही सवाल पूछने हैं, सबसे पहले मैंने कुणाल दाते को बोला कि कुणाल मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है, गूगल में जा और वसीम का मतलब क्या है पहले मुझे बता। तो कुणाल ने मेरे को मतलब दिया और मैंने फिर वो जो आइस ब्रेकर होता है कोई इंटरव्यू का, वो आइस ब्रेकर में वसीम का मतलब क्या होता है, हैंडसम, ऐसे मैंने शुरुआत की। सवालात के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जैसे आते गए सवाल मैं बनाता गया और आखिर में उनका ये कहना कि आपकी कमेंट्री जबरदस्त है किबिड़ा, ये केवल हरीश पंड्या के लिए, ये पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात थी कि पड़ोसी मुल्क के इतने बड़े खिलाड़ी जो स्वयं क्रिकेट कोच, प्रेजेंटर, ऑलराउंडर रह चुके हैं, उन्होंने ये जब भारत के एक मेरे जैसे अदने से इंसान के लिए वो अल्फाज दिए तो मेरी जिंदगी का शायद वो सबसे अहम लम्हा था। और आज भी मैं मतलब जी, और आज भी जब मैं कभी मायूस होता हूं तो वो जो अल्फाज है वो मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं कि अगर वसीम अकरम का आपके ऊपर भरोसा है हरीश, तो आपको और मेहनत करनी होगी। सही बात है सर, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बहुत बड़ी बात। मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि सर अगर कोई बंदा क्रिकेट के अंदर कमेंट्री में अगर अपना लाइफ, अपना करियर बनाना चाहता है तो किस बेसिक्स पे उसको ध्यान देना होगा और वो ऐसा क्या करे कि वो एक अच्छा समालोचक या अच्छा कमेंटेटर बनकर अपने हुनर को निखार सके? उसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए और वो किस चीज को फोकस करे और किस चीज का ख्याल रखे? आप क्या बताना चाहेंगे सर एक बंदे के लिए, उसका क्या मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहले अगर फुल टाइम क्रिकेट कमेंटेटर बनना है तो इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे चैनल्स है। आप देखेंगे कि स्टार टीवी इन दिनों कई भाषाओं में रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तमिल, तेलुगु, ओडिया, मराठी, हिंदी, बराबर है। सो आप जो भी भाषा को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो जो आपकी मातृभाषा है कोई भी कमेंटेटर को उसमें उसने आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब दूसरी एक चीज ऐसी है कि आपका रियाज बहुत जरूरी है। लता मंगेशकर भारत रत्न है, आज लता मंगेशकर जी ने अगर 1 घंटा रियाज नहीं किया तो उनको कोई पूछ सकता है क्या? लेकिन मेरा आज भी ये मुतालबा है कि लता मंगेशकर जी आज भी 10 मिनट के लिए चाहे क्यों ना हो रियाज कर रही है, क्योंकि एक बार जब आप रियाज करते हैं तो आपका जो फ्लो है, क्या लता मंगेशकर जी को सारेगामा पधानिसा याद करने में प्रॉब्लम होगा क्या? अपने आप निकलेगा। कैसे होगा? नहीं होगा। पंडित भीमसेन जोशी आज जब भैरवी या मालकाउंस गाते हैं, रियाज चाहे शास्त्रीय संगीत हो या कोई गैरेज का मैकेनिक हो, उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट सीईओ के लिए भी एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे प्रैक्टिस जरूरी है। वैसे क्रिकेट कमेंटेटर के लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। आपको अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि आज क्या मैंने 10 मिनट कमेंट्री का रियाज किया? मैं आज भी विदाउट फेल आधा घंटा गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मेरे कुछ नोट्स बने हुए हैं मैं, और अल्लाह का करम है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो मैं रियाज करता हूं। आधा घंटा अगर मैंने रियाज नहीं किया तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। किसी को लगेगा हरीश पंड्या बड़प्पन करता है, लेकिन यह सच है। मैं मतलब कोशिश करता हूं। मैंने आज क्या नया सीखा? तो प्रैक्टिस जरूरी है। जी हाँ, आपके जो उच्चार हैं, तलफ्फुज़, ये बहुत जरूरी है। ओके, कई बार हमारे उच्चार जो है सही नहीं होते और इसलिए फिर वो कान को थोड़ा अलग नजर आते हैं। तो आपको सही उच्चार करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छे कमेंटेटर्स को सुनना चाहिए। और जब आप कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री करते समय आप ये मत सोचो कि ये मैं कोई गांव का कमेंट्री कर रहा हूं, मैं कोई 5000 के टूर्नामेंट का कमेंट्री कर रहा हूं। आप ये सोच के चलो कि मैं इंटरनेशनल कमेंट्री कर रहा हूं और पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। वो अप्रोच आपके अंदर जरूरी है। सर, जाता जाता शेवटचा प्रश्न सर, आम्ही दोघं पण समालोचक आहेत। आम्ही सिराज सर हिंदी आणि मी हिंदी आणि मराठी, तर तुमचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावरती असेल का आणि आमच्यासाठी काय गाईडन्स असेल तो हमारा मार्गदर्शन हो सके? आशीर्वाद देने जितना बड़ा तो अभी तक मैं बना नहीं हूं क्योंकि सीख रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं हमारे जो दोनों भाई है सिराज किरण,
एसके क्रिकेट लवर जो आपका चैनल है, बराबर है, तो एसके के जो ये दो बेहतरीन मैं कहूँगा हीरे हैं, ओके। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। साल में भले मैं 2 टूर्नामेंट करूं, लेकिन 2 टूर्नामेंट में झकास करूंगा, मैं हिला के रख दूंगा, ये कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। और आप पढ़ाई कीजिए, क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजीज है, एनालॉजीज है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है, आप जाइए उसमें देखिए ब्रेस किसको बोलते हैं, बैजर किसको बोलते हैं, रॉयल डक का मतलब क्या है, ट्रैक मतलब क्या, या मराठी में जब आप करते हैं तो मराठी में रणजी ट्रॉफी मध्ये मुंबई संघाची ससे होलपट झाली, तो ससे होलपट का मतलब क्या है, सशक्त शब्द सौष्ठव, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो आपका शब्द भंडार है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे उर्दू में अगर है तो आपको देखना पड़ेगा और क्या अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। तो जैसे उमर 11 मुसलसल अच्छा खेलती आ रही है, मुसलसल का मतलब है कंटिन्यूसली अच्छा खेलना, तो ऐसे कुछ अल्फाज आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसको कमेंट्री में लाना पड़ेगा। लोगों को क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कमेंट्री कहीं भी करो, कितनी भी करो, स्कोर आना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने स्कोर देना बंद कर दिया, फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जब 2 आदमी क्रिकेट मैच चालू होता है और आपस में मिलते हैं, तो हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम के बाद जो इमीडिएट दूसरा सवाल है, स्कोर क्या हुआ, स्कोर का है, व्हाट इज द स्कोर, सो यू शुड गिव स्कोर। और यहाँ पर मैंने जो क्रिकेट कमेंट्री का शिविर किया था, वहां भी मैंने हमारे युवा समालोचक भाइयों को कहा था कि आप जो स्कोर देते हैं 2-3 भाषा में दीजिए। धाव संख्या 19 वर 2, रन संख्या 19 पर 2, 19 for 2 आफ्टर 4 ओवर्स, 3 लैंग्वेज में कीजिए, ताकि अगर कोई आदमी देख रहा है उसको एक लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो दूसरी लैंग्वेज में समझ में आएगी। और मैदान में दर्शकों का ध्यान, प्लेयर्स का ध्यान कहीं और होता है, तो जब आप 3 बार स्कोर बोलोगे तो वो आपको बार बार स्कोर क्या हुआ ये पूछकर परेशान नहीं करेंगे। सो दोस्तों, ये थे हमारे से जिनसे आज गुफ्तगू चल रही थी, हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत, जैसे मैंने कहा कि अपनी आवाज़ का जादू इन्होंने बहुत सी जगहों पर बिखेरा है। और इनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनकी शान में अगर मैं ये कहूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही एक दरवेश दिल का शख्स हमसे जुड़ा था, जो अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की पूरी जन्म गाथा हम तक पहुंचा रहा था और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि किस तरह इस बंदे ने अपनी क्लास से लेकर, अपने स्कूल लाइफ से लेकर, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इन्होंने कितनी पढ़ाई की, कहाँ तक पहुंचे, कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और कैसे इन्होंने ये मकाम हासिल किया कि आज हिंदुस्तान में इनका नाम बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हम दोनों ही मिलकर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। सर, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। फिर मुलाकात रही, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे और फिर होगी आपसे गुफ्तगू। तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाजत। शब खैर, गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप दोनों के लिए एक ही अल्फाज कहना चाहूँगा, एसके क्रिकेट लवर्स 2 लफ्जों में अर्ज, एसके क्रिकेट लवर्स 2 लफ्जों में अर्ज, सिराज मेरा कर्ज और किरण मेरा फर्ज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय।